हेलो दोस्तों, हमारी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई रोटी पर घी लगाकर खाने की? तेरे लिए 2 सूखी रोटी जानबूझकर ही रखी है मैंने। रोटी के साथ दाल दे रही हूँ, ये काफ़ी नहीं है क्या तेरे लिए, जो अब घी लगाकर खाने दूँ रोटी पर? बड़ी बहू रितु अपनी सास कमला जी से चिल्लाकर बोली। कमला जी बोली, बहू, सूखी रोटी दांतों से चपाई नहीं जाती है, और आज बहुत दिनों बाद घी देखा तो रहा नहीं गया और खाने की इच्छा जगी। रितु जल्दी से अंदर गई और एक खाली पड़ा हुआ ताला चाबी लेकर आ गई। रसोई को ताला लगाकर बह बोली, लीजिए माँ जी, अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब ना आपको घी दिखाई देगा और ना ही उसे खाने का मन करेगा। कमला जी आंसुओं के घुट पीकर रह गई। इतने में कमला जी का बड़ा बेटा रमेश ऑफिस से आ गया और अपने कमरे में अपना बैग रखने गया। पीछे पीछे उसकी पत्नी रितु भी कमरे में जा पहुंची। अब तुम्हारे देवर देवरानी हमसे बहुत दूर रहने चले गए हैं। रितु, अब तो तुम खुश हो ना? अब तो तुम सभी को शांति से रहने दोगी ना? रमेश गुस्से में अपनी पत्नी रितु से बोला। रितु बोली, बला टली, जहाँ जाना है जाएं। दोनों बस इस घर में नहीं दिखाई देने चाहिए। बह लोग और फिर अकेले ही तो चले गए दोनों। तुम्हारा भाई अपनी माँ को यहाँ मेरी छाती पर मूंग दाल डालने क्यों छोड़ गया इस बुढ़िया को? रमेश बोला, रितु, तुम्हारे तो मुंह लगना ही बेकार है। जब भी बोलती हो बुरा ही बोलती हो। तुम दोनों बहनें जब से इस घर में ब्याह कर आई हो, दोनों ने मिलकर हम सबका जीना हराम कर दिया, और आज जब बहन लोग यहाँ से हमेशा के लिए चले गए हैं, तब भी तुम्हारा रोना बंद नहीं हुआ। रितु चिल्लाकर बोली, हाँ हाँ, तुम्हें तो मैं ही गलत लगती हूँ ना हमेशा। तुम्हारे माँ बाप भाई सब लोग सही हैं, बस एक मैं ही तो गलत हूँ। इस घर में बेटे बहू के जोर जोर से लड़ने की आवाज कमला जी के कानों तक साफ साफ सुनाई पड़ रही थी, मगर बेचारी कर ही क्या सकती थी। वह तो जैसे तैसे दिन गुजार रही थी। उनकी तो रातों की नींद तक उठ गई थी। कमला जी ये सब सोचते हुए अतीत के गलियारे में आ पहुंची। कितनी खुशी से दोनों बहुओं को ब्याह कर लाई थी वह अपने दोनों बेटों रमेश और राजू के लिए। पहली बार जब रमेश के लिए रितु को पसंद करने गई थी, तभी छोटे बेटे राजू के लिए उन्होंने रितु की छोटी बहन मंगला को पसंद कर लिया था। मंगला के घर वाले भी जैसे इसी शनि की प्रतीक्षा में खड़े थे। कमला जी ने जैसे ही बड़े बेटे से रितु का रिश्ता तय किया, छोटे बेटे राजू की शादी की बात भी छेड़ दी। रितु के घर वाले भी तुरंत बोले, हमें भी आपका छोटा बेटा अपनी छोटी बेटी के लिए बहुत पसंद आया है, इसीलिए बिना देर किए यह रिश्ता भी तय कर देते हैं। कमला जी ने उस वक्त सोचा था कि दोनों बहनें एक ही घर में ब्याह कर आएंगी तो मिलकर रहेंगी और घर को स्वर्ग बना देंगी, मगर वह कहाँ जानती थी कि दोनों सगी बहनें मिलकर ससुराल वालों का जीना हराम कर देंगे। रितु और मंगला दोनों की शादी एक ही मंडप में एक ही दिन और एक साथ ही दोनों भाइयों रमेश और राजू के साथ हुई। शुरुआत का 1 महीना तो अच्छे से कटा, मगर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। दोनों में देवरानी जेठानी वाला रिश्ता ज्यादा और बहनों वाला रिश्ता कम दिखाई देने लगा था। कमला जी के पति रिटायर क्या हुए? दोनों बहनों में उनके रिटायरमेंट के पैसों को लेकर बहस होने लगी कि वह पैसे किसको मिलेंगे। पहले से दोनों बहनें रितु और मंगला में अपने अपने पति की कमाई को लेकर तो होड़ मची ही हुई थी। अब ससुर का घर पैसा सब कुछ उनकी नजर में आने लगा था, और दोनों की नजर इतनी लालची हो गई थी कि दोनों एक दूसरे से कटी कटी रहती, और जब भी मौका मिलता दोनों बहनें कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लग जाती। दोनों अपने पतियों के बस में भी नहीं थी।
दोनों की लड़ाई में सबसे बुरा हाल हुआ कमला जी और उनके पति का। नंद किशोर जी दोनों बहुओं की लड़ाइयों में इतना आहत हो गए कि उन्हें लकवा मार गया। दोनों में से एक भी बहू नंद किशोर जी की सेवा तो छोड़ो, उनका हाल चाल जानने में भी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। बेचारी कमला जी अकेले ही नंद किशोर जी का ध्यान रखती थी। रितु और मंगला ने रसोई में अपना अपना टाइम बांध रखा था और बेचारी कमला जी दोनों बहुओं की रसोई के काम करने में मदद भी करती और नंद किशोर जी का ध्यान भी रखती। एक दिन बड़ी बहू रितु बोली, माँ जी, कल सवेरे मेरे उठने से पहले सब्जी काट कर रख दीजिएगा और आटा भी गूंद कर रख दीजिएगा। और जो छोटी बहू की रसोई में मदद करने लगती हो ना आप, ये मत भूलो कि आपकी और ससुर जी की दवाइयों का खर्च मेरा पति उठाता है, और अगर मेरा पति यह खर्च उठाना बंद कर दे तो तुम दोनों बूढ़े यूं ही खांस खांस कर मर जाओगे। कमला जी कुछ बोलती उससे पहले रितु ने अपने बेडरूम का दरवाजा उनके मुंह पर ही बंद कर दिया। दूसरे दिन जब मंगला सुबह रसोई में कुछ काम करने से आई तो उसने देखा कि सासू माँ उसकी जेठानी रितु के उठने से पहले ही रसोई का आधा काम निपटा चुकी है। मंगला बोली, माँ जी, क्या बात है, बहू सेवा हो रही हो बड़ी जेठानी की। आप सुबह का खाना वो देती हैं तो रात का खाना मैं देती हूँ आप लोगों को, यह तो आपको याद ही होगा ना। उतने में रितु अपने कमरे से बाहर आ गई और बोली, छोटी, तेरा पति सिर्फ इस घर में नाम के पैसे देता है, समझी, और मेरा पति घर के ज्यादातर खर्च उठाता है, तो माँ जी को मेरा काम ज्यादा करना होगा, तेरा नहीं, समझी। कमला जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वह बोली, ये कैसे दिन दिखा रही हो तुम दोनों। मुझे बहुत लोगों ने मना भी किया था कि एक ही घर की दो बेटियों को बहू मत बनाओ, मगर मैंने सोचा कि दो बहनें कभी देवरानी जेठानी नहीं थी, उन्हें बहनों वाला प्यार जो होता है, शायद मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने एक ही घर की बेटियों को अपने घर की बहू बनाया। सच्ची कहते हैं लोग, एक औरत ही घर संवारती है और एक औरत ही घर बिगाड़ती है। तुम दोनों के लिए तो हम लोगों की कोई अहमियत ही नहीं है, ना सास ससुर का कुछ लिहाज है और ना अपने पतियों का। उतने में छोटी बहू बोली, चुप कर बुढ़िया, आज मैंने अपनी आंखों से तुझे रितु दीदी के लिए ज्यादा काम करते पकड़ लिया है तो तू भाषण देने लग गई, और अब तक कहाँ छुपा रखे थे यह आंसू। अब शाम को मेरे रसोई में आने से पहले दाल चावल की तैयारी करके रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कमला जी की आंखों से आज आंसुओं का सैलाब बरस रहा था। बेचारे नंद किशोर जी जो बिस्तर पर पड़े पड़े यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे, आपने ही किस्मत को रो रहे थे कि यह कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं उन्हें और उनकी पत्नी को। सबसे ज्यादा दुख तो उन्हें इस बात का हो रहा था कि वह अपनी पत्नी के लिए ना कुछ बोल सकते हैं और ना कुछ कर सकते हैं, बस उनकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। थोड़ी देर में कमला जी नंद किशोर जी के लिए खाना ले आई और उन्हें खिलाते हुए बोली, आप क्यों रो रहे हैं, देखना आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मगर नंद किशोर जी बस एक तक कमला जी को देखे जा रहे थे, मानो वह कह रही हूँ, कमला, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। दूसरे दिन सुबह नंद किशोर जी को उठाने पर भी नहीं उठे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर ली थी। आए दिन बहू के रवैये से उनका दिल का सदमा लग गया था और वह भगवान को प्यारे हो गए थे। अब कमला जी और भी अकेली हो गई थी और उनके साथ बहुओं का रवैया भी बहुत बुरा हो गया था। दोनों भाई भी अपनी अपनी पत्नियों से परेशान हो चुके थे, मगर रितु और मंगला अपनी मनमानी करने से बाज कहाँ आती थी। रमेश अपने छोटे भाई राजू को अपना छोटा भाई नहीं बल्कि अपने बेटे की तरह प्यार करता था, और छोटा भाई राजू भी बड़े भाई रमेश को पिता की तरह इज्जत देता था।
मगर उनकी पत्नियों सगी बहनें होकर भी एक दूसरे के लिए चुड़ैल की भूमिका निभाती थी और घर वालों का जीना दुश्वार कर दिया था। उनके इस तरह के रवैये से दोनों बेटे और उनकी माँ कमला जी पिस कर रह जाते थे। एक दिन रमेश बहुत उदास बैठा हुआ था। तभी कमला जी उसके पास आई और बोली, बेटा क्या बात है, तू आजकल बहुत उदास रहने लगा है। रमेश बोला, माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। छोटे भाई के लिए कुछ भी सोचता हूँ तो खुदगर्ज कहलाता हूँ। रितु के ताने की बौछार से मेरा जीना हराम कर देती है। वह राजू और मंगला से इतनी नफरत करती है कि उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। कमला जी बोली, रमेश जब पानी सिर से ऊपर चला जाए तो उस समय ही निर्णय ले लेना चाहिए। तुम दोनों के घर की शांति भंग ना हो, इसीलिए तुम दोनों भाइयों को अलग हो जाना ही अच्छा होगा। रमेश बोला, माँ छोटे के पास कहाँ इतने पैसे हैं कि वह अलग रहे, और रितु मुझे छोटे की मदद करने नहीं देगी। मगर अब मुझे रितु से छुपाकर राजू की मदद करनी होगी ताकि उसे पता ना चले और घर की शांति भी बनी रहे। कमला जी जानती थी कि रमेश एक अच्छा बेटा होने के साथ साथ एक अच्छा भाई भी है, इसीलिए रितु उनके साथ कैसा बर्ताव करती है ये बातें वह कभी रमेश को बताती नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी रमेश अपनी माँ का अपमान सहन नहीं कर पाएगा और उन्हें डर था कि रमेश ये सब सुनकर कहीं रितु पर हाथ ना उठा दे। इस घर से उनके पति नंदकिशोर जी की यादें भी जुड़ी थी, इसीलिए वह यह घर भी छोड़ना नहीं चाहती थी। दूसरे दिन सुबह सुबह फिर दोनों बहनें रितु और मंगला किसी बात पर झगड़ पड़ी। उतने में वहाँ राजू आकर अपनी पत्नी मंगला को डांट लगाकर बोला, बड़ी भाभी तो किसी बात को नहीं समझती, कम से कम तुम तो समझा करो। यह सुनते ही रितु चिल्लाकर बोली, देवर जी अगर आपको मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो अलग घर रहने क्यों नहीं चले जाते। राजू भी तोस में आकर बोला, भाभी अगर आप दोनों बहनों का व्यवहार इसी तरह का रहा तो मैं तो वह दिन दूर नहीं जो मुझे अलग रहना जाना पड़ेगा। रितु बोली, कल जाते हो तो आज जाओ और तुम्हारी माँ को भी यहाँ से ले जाना ताकि वह यहाँ रहकर मेरी शादी पर मूंग ना डले। राजू बोला, जरूर ले जाऊंगा, वैसे भी यहाँ रहकर माँ को क्या खुशी मिल पाएगी। अब जब सारे झगड़े की खबर बड़े भाई रमेश को लगी तो उसने तुरंत राजू को एक घर लेकर दे दिया और रितु से कहा कि राजू ने उसे बड़े भाई होने के नाते घर लेने में सिर्फ आगे रखा था, बाकी रुपए पैसे से उसने उसकी कोई मदद नहीं की है। ये सब सुनकर रितु के कलेजे को ठंडक पड़ गई थी और आज इसी बात पर वह अपने पति से बात कर रही थी। यह सब बातें सोचते सोचते कमला जी की आग लग गई और जब अगली सुबह वो उठी तो उन्होंने देखा रितु कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें चाय की जोरों से तलब लगी थी। वैसे ही उन्हें सुबह सिर्फ चाय ही तो नसीब होती थी, वह भी खुद की बनानी पड़ती थी, मगर रसोई में ताला लगा हुआ था और रितु कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद रितु ने रसोई का ताला खोला और नहाने चली गई। कमला जी रसोई में अपने लिए चाय बनाने चली गई। कमला जी चाय में दूध डाल रही थी कि तभी पीछे से रितु आकर बोली, दूध बहुत महंगा हो गया है माँ जी, जरा संभल कर डालिए, मेरे पति के पैसों से आता है यह सब, तुम्हें तो बैठे बैठे सिर्फ अपने लिए घी और दूध चाहिए। कमला जी बोली, बहू तुम्हारा पति मेरा भी बेटा है, बार बार अपने पति के पैसों का दोष ना जमाओ। कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी। रितु गुस्से में बोली, बुढ़िया मुझसे जुबान चलाएगी, बहुत शौक है ना चाय पीने का, रुक तुझे बताती हूँ चाय कैसे पी जाती है। इतना बोलकर रितु गरम गरम चाय लेकर
कमला जी पर डालने जा रही थी कि रमेश रसोई में आ गया और उसने यह दृश्य देख लिया। उसने तुरंत रितु को एक जोरदार चांटा गाल पर जड़ दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह से बात करने की, और तुम क्या करने जा रही थी? अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता? तो इतना बोलकर वह रितु को फिर से मारने जा रहा था कि रितु कमला जी के पीछे छुपते हुए बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। पर उसने रितु की एक ना सुनी और उसे कमला जी के पीछे जाकर मारने ही वाला था कि कमला जी ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? एक औरत पर हाथ उठाने से पहले शर्म नहीं आई तुझे? रमेश बोला, माँ तुम इससे मत बचाओ, तुम तो जानती हो इस औरत ने हमें सबको बर्बाद कर दिया है। कमला जी ने जैसे तैसे रमेश को रोका और बोली, इसको अंतिम मौका दे दो रमेश, शायद यह सुधर जाए। रमेश ने माँ की बात मान ली, मगर रितु कहाँ सुधरने वालों में से थी। वह कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी ही रहती है। दूसरे दिन रितु अपनी सहेली के साथ मार्केट गई हुई थी। वहाँ उसने जो देखा वह देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी देवरानी मंगला वही मार्केट से सिटी एंड कॉलोनी में एक घर का ताला खोलकर अंदर जा रही थी, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और वह घर जाकर रमेश पर बरसते हुए बोली, तुम तो कह रहे थे मंगला और राजू हमसे बहुत दूर रहने चले गए हैं, मगर वह तो यहाँ पास के ही मकान में रह रही हैं। मतलब तुमने मुझे सब कुछ झूठ बोला। सच सच बताओ, वह घर किसके पैसों से खरीदा गया है? और तुम्हारी माँ के पास रहने का इतना ही शौक है तुम्हारे छोटे भाई को, तो इस बुढ़िया को भी अपने साथ क्यों नहीं ले जाता? ये सब सुनकर अब रमेश का पारा भी चढ़ गया था और उसने ना आओ देखा ना ताओ और वह रितु को मारने लगा। कमला जी ने रमेश को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर रमेश कमला जी की एक ना सुन के उन्हें किनारे कर बोला, माँ तुम आज बीच में मत आओ, इस औरत ने पूरे घर तबाह करके रख दिया है। कमला जी ने झट से अपने छोटे बेटे राजू को फ़ोन किया, घर बुलाया। थोड़ी देर में राजू और मंगला भी घर आ गए। राजू रमेश को रोकने की कोशिश करने लगा तो मंगला बीच में ही बोली, वह यहाँ तो अच्छा खासा तमाशा चल रहा है, अच्छा हुआ मैं भी साथ आ गई, वरना यह तमाशा देखने का लुत्फ नहीं उठा पाती। राजू ने तपाक से एक चांटा मंगला के गाल पर जड़ दिया और बोला, भैया हम दोनों भाइयों की ही गलती है जो आज तक इन बहनों को जेल रहे थे। अभी देर नहीं हुई है, इन दोनों बहनों को हमेशा के लिए उनके मायके ही भेज देना चाहिए ताकि हम लोग सुख चैन से रह पाएं। वैसे भी इन दोनों ने मिलकर हमारा जीना हराम कर रखा है। मायके में बैठेंगी और वहाँ बोझ बनेंगी, तभी इन्हें पता चलेगा कि ससुराल, सास और पति की अहमियत क्या होती है। रमेश बोला, तुम ठीक कह रहा है छोटे, मैं भी इन रोज रोज की लड़ाइयों से तंग आ चुका हूँ। रमेश ने रितु का सारा सामान अलमारी में से बाहर फेंक दिया और बोला, निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से। दूसरी तरफ राजू भी मंगला का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, चलो तुम भी जाकर अपना सामान समेटो और निकालो मेरे घर से। अब तक मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा था, शायद इसीलिए यह दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे आज। मगर अब दोनों भाइयों का यह रूप देखकर दोनों बहनें डर गईं और अपने अपने पतियों से माफ़ी मांगने लगी, मगर दोनों भाई टस से मस न हुए। कमला जी अपने दोनों बेटों को समझाते हुए बोली, बेटा क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? क्या एक लड़की को शादी के बाद छोड़ने तुम्हें शोभा देता है? रमेश बोला, देखा रितु, जिस सास की तुमने कभी अहमियत नहीं समझी, उन्हें इज्जत नहीं दी, वही आज तुम दोनों को बचाने आई है। रितु और मंगला दोनों कमला जी के पैरों में गिर पड़ी। रितु बोली, माँ जी मैं आप पर इतनी अत्याचार किया, फिर भी आप आज मुझे घर से निकलने नहीं देना चाहती। मंगला बोली, माँ हम दोनों बहनें पैसों के लालच में अंधी हो गई थी। हम दोनों जब छोटी थी
तो अपनी सारी चीज़ एक दूसरे से बांटा करती थी, मगर शादी के बाद हमारी मती मारी गई थी। मैंने भी आपका बहुत अपमान किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। दोनों बहनों ने एक दूसरे से भी माफ़ी मांगी। रितु बोली, मंगला तू सच कह रही है, हम दोनों कुंवारी थी तो एक दूसरे का कितना ख्याल रखती थी। अब से हम दोनों इस पूरे परिवार को जोड़कर रखेंगी और खुद भी जुड़कर रहेंगी। वह संयुक्त परिवार अब फिर से एक साथ रहने लगा था। आज दोनों बहनों को अपने ससुराल, सास और पति की अहमियत समझ आ गई थी। दोस्तों, एक लड़की के लिए उसका घर परिवार, पति सब कुछ होता है, मगर कुछ औरतें परिवार तोड़ना जानती हैं और अकेले घर पर राज करना चाहती हैं। वह यह भूल जाती हैं कि ज़मीन जायदाद में पैसों का लालच एक दिन उनकी खुद की गृहस्थी भी तोड़ देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।